Okay, hello students. Today we are going to discuss about the crystal field theory, that is CFT, a very important topic of coordination compounds. तो चलो देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। देखो हमने पहले भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, दैट इज़ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। सो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स हैं और उन्हीं ड्रॉबैक्स को एक्चुअली ओवरकम करने के लिए इस पर्टिकुलर थ्योरी का डेवलपमेंट किया गया है। जैसे कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है उसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कलर प्रॉपर्टी को स्पेशली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, तो कलर प्रॉपर्टी उनमें कहाँ से है उसका एक्सप्लेनेशन हमको वीबीटी से नहीं मिल सकता। और दूसरा जो इसका लिमिटेशन है कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करती, ये उसका सेकंड ड्रॉबैक है। तीसरा ड्रॉबैक है कि उसमें वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का जो कंसेप्ट है वो ज़रूर यूज़ कर लेते हैं, पर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एग्जैक्टली किसको बोलना चाहिए उसका भी एक्सप्लेनेशन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से नहीं मिलता। चौथा, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है वो कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन हमको नहीं देती। नेक्स्ट, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस है उनमें भी डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वो डिफिकल्टी स्पेशली आ रही है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो ये सबके सब जो लिमिटेशंस है, इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ। नाउ जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसमें और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में जो बेसिक पोस्टुलेट है या बेसिक उनका जो थीम है वो काफ़ी डिफरेंट है। वीबीटी में हम एक्चुअली मेटल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग का नेचर है वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड रहता है। मतलब मेटल का जो ऑर्बिटल है वो मेटल का ऑर्बिटल विच इज़ एम्प्टी ऑर्बिटल, लिगेंड का जो फील्ड ऑर्बिटल होता है वो दोनों क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो वहाँ पे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एक्चुअली इन्वॉल्व रहती है। और जब भी मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो उस ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन अनइक्वली शेयर होते हैं और उस अनइक्वल शेयरिंग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का कंसेप्ट, इवन दो इट इज़ अनइक्वल बट एक्चुअली इट इज़ शेयरिंग, तो वहाँ पे शेयरिंग का कंसेप्ट आता है। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कोवलेंट नेचर का होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट नेचर का होगा। तो वहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट नेचर का होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट नेचर का होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का इफेक्ट रहता है। वही चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट है। सीएफटी जो थ्योरी है इसमें ऑर्बिटल की कोई बात नहीं होती। सीएफटी जो थ्योरी है इसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कोई कंसेप्ट नहीं आता। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाला कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से ये कोवलेंट नेचर जो है मेटल और लिगेंड के बीच में, जो कोवलेंट बॉन्ड का जो नेचर है वो यहाँ से बिल्कुल भी एब्सेंट रहता है, क्योंकि कोई ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इन्वॉल्व नहीं रहती, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आता। इसलिए ये थ्योरी कंप्लीटली कोवलेंट नेचर को अवॉइड कर देती है। तो इसमें फिर कौन सा नेचर आता है, तो सीएफटी में ऐसा मानते हैं कि मेटल जो होती है ये मेटल कोई पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज पार्टिकल है विच इज़ नथिंग बट कैटायन। तो मेटल को यहाँ पे मानते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या फिर हम इसको डायरेक्टली बोल देंगे कैटायन। और लिगेंड जो होता है उसको हम मानते हैं यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब इसको अपन बोलेंगे क्या, एनायन। दिस इज नोन एज व्हाट, एनायन। तो यहाँ पे मेटल को पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट बोलते हैं या फिर कैटायन बोलते हैं, और लिगेंड को नेगेटिवली चार्ज पॉइंट बोलते हैं या फिर एनायन बोलते हैं। तो इस तरह से लिगेंड एनायन है, मेटल कैटायन है, और कैटायन और एनायन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ऑब्वियसली इंटरेक्शन कैसा होगा, आयोनिक नेचर का होगा। तो इन पर्टिकुलर कैटायन और एनायन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन कौन सा होगा, आयोनिक इंटरेक्शन होगा, दैट इज आयोनिक इंटरेक्शन। मतलब इस तरह का जो बेस है, इस तरह का जो बेसिक थीम है वो आयनिक इंटरेक्शन के बेसिस पे है। तो इसमें मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक इंटरेक्शन कंसिडर करते हैं। मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्डिंग का नेचर होगा वो आयनिक नेचर का होगा, जबकि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में जो बॉन्डिंग का नेचर होता है वो कोवलेंट नेचर का होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट नेचर का होता है। वहाँ पे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इन्वॉल्व रहती है। यहाँ पे ऑर्बिटल की कोई बात नहीं होगी, न तो उनके ओवरलैपिंग की बात होगी, न तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात होगी। यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन जो है वो कौन सा होगा, आयोनिक इंटरेक्शन होगा।
बिकॉज केटायन हम मानते हैं मेटल को, एनायन हम मानते हैं लिगेंड को, और जैसे Na+Cl- कैटायंस और एनायंस होते हैं, वैसे यहाँ पे मेटल और लिगेंड कैटायंस और एनायंस होते हैं, और उनके बीच में आयंस के बीच में ऑब्वियसली कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या आयनिक इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन बेस है। तो ये बेसिक डिफरेंस है CFT और VBT में। वहाँ पे शेयरिंग का इफेक्ट है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन्वॉल्व रहती है, यहाँ पे वो चीज़ एब्सेंट होती है। यहाँ पे कैटायन एनायन वाला इंटरेक्शन होता है, मतलब आयनिक इंटरेक्शन CFT का बेस होता है। ओके ना, इसमें एक हमको एक डाउट आ सकता है, जैसे कि Cl- है, F- है, Br- है, या Cn- है, OH- है, O2- है, इस तरह के जो, ठीक है, तो वो तो कैटायन सॉरी लिगेंड्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली एनायन है। बट NH3H2O ये जो लिगेंड्स है ये तो एनायन नहीं है ना, फिर उनको अपन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे मान लेंगे? तो वो कंप्लीट नेगेटिव नहीं होंगे, बट उनमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि यहाँ पे यदि हम देखें NH3, तो NH3 भले हमको एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख रहा है, पर सिंस देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो आप देखते हो इवन दो NH3 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइट एक बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज है। तो इसको अपन कंप्लीटली एनायन तो नहीं मान सकते, बट इट इज पार्शियली एनायन। तो ऐसा भी ये पार्शियल एनायन यहाँ पे आ सकता है। मतलब यहाँ पे एनायन का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट वो Cl- जैसा कंप्लीट एनायन होगा, कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉनिक या मोर देन 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो यहाँ पे एनायन का मतलब होता है कंप्लीट एनायन Cl- जैसा, या फिर पार्शियली एनायन भी यहाँ पे कंसिडर होते हैं। तो ये नहीं कि यहाँ पे कैटायन एनायन में कंप्लीट एनायन ही होना चाहिए, पार्शियली एनायन होगा तो भी ये आयनिक इंटरेक्शन ही कंसिडर होगा, इवन दो इट इज नॉट अ कंप्लीट आयनिक इंटरेक्शन, बट इट इज अ पार्शियल आयनिक इंटरेक्शन। तो ऐसे भी लिगेंड यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो CFT के हिसाब से भले कोई लिगेंड कंप्लीटली नेगेटिव नहीं हुआ, पर वो भी एनायन हो सकता है, पार्शियली एनायनिक चार्ज उसके ऊपर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर हो सकता है। तो वे उस केस में भी ऐसे लिगेंड भी मेटल से कैसे इंटरेक्ट होंगे, आयनिक बेसिस पे इंटरेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन होगा, मे बी कंप्लीट ionic interaction, maybe partial ionic interaction, but there is ionic interaction between metal and ligand। तो ये बेस है CFT का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। ओके, तो चलो इसी बेसिस पे हम आगे के मेटल और लिगेंड में किस तरह का इंटरेक्शन होगा, उससे कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, और कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी किस तरह से अफेक्ट होती है, ये सब हम इसके आगे देखेंगे। उनकी कलर प्रॉपर्टी को भी अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये वो बाकी सब चीज़ें यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चल सकती है। ठीक है, तो चलो इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं हम। अब यहाँ पे हम इस थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी जो हमारा डिस्कशन रहेगा, एटलीस्ट एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, हम सिर्फ यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो Ml6 टाइप का है, जहाँ पे M जो है वो मेटल कैटायन है और L जो है वो लिगेंड है। तो मान लो कि इस तरह का हमारा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मानेंगे कि ये जो पर्टिकुलर Ml6 नाम का जो कॉम्प्लेक्स है, मान लो इस कॉम्प्लेक्स में Mn+ करके यहाँ पे एक मेटल कैटायन है। मान लो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में कोई मेटल कैटायन है Mn+ करके। ओके, नाउ मान लो कि ये जो पर्टिकुलर कैटायन है, ये कैटायन अभी कंप्लीटली कैसा है, आइसोलेटेड है। मान लो ये कैटायन अभी कैसा है, कंप्लीटली आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब हम मानेंगे कि अभी इस कैटायन ने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है। ये कैटायन जनरली आइसोलेटेड कंडीशन गैसियस स्टेट में होती है। तो मान लो कि कैटायन गैसियस स्टेट में है, कंप्लीटली आइसोलेटेड है, इसने अभी कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं किया है, ओके, लिगेंड के साथ। अब ऐसी सिचुएशन में मान लो कि इस पर्टिकुलर कैटायन के पास में कोई 3D ऑर्बिटल है, मान लो, है ना, कोई भी d ऑर्बिटल ले सकते हैं। तो मान लो एक 3D ऑर्बिटल है,
और ये जो पर्टिकुलर 3d ऑर्बिटल है ये इस मेटल कैटायन के अंदर प्रेजेंट है। ओके ना, जब भी ये पर्टिकुलर मेटल कैटायन कैसी होगी, आइसोलेटेड कंडीशन में होगी, तो आइसोलेटेड कंडीशन में इस पर्टिकुलर d ऑर्बिटल, ये जो हमारे पास d ऑर्बिटल है 5d ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पे जितने भी d ऑर्बिटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दे आर डीजनरेटेड। इनको अपन क्या बोलेंगे, ये d ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डीजनरेटेड स्टेट में रहते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो जब मेटल आइसोलेटेड रहेगी, गैसियस स्टेट में हम उसको बोल सकते हैं। तो मान लो कि मेटल आइसोलेटेड है, उस मेटल के अंदर d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल है। आइसोलेटेड कंडीशन में ये सभी d ऑर्बिटल कैसे होंगे, इक्वल एनर्जी के होंगे, मतलब वो कैसे होंगे, डीजनरेटेड स्टेट में होंगे। ठीक है, चलो अब इस पर्टिकुलर डीजनरेटेड स्टेट में मान लो कि अब मेटल के अराउंड, इस मेटल कैटायन के अराउंड, मान लो कि Mn प्लस है, यहाँ पे हमने मानी हुई है, तो मान लो इस मेटल कैटायन के अराउंड अब लिगेंड्स जो है वो अप्रोच होना शुरू होते हैं। 6 लिगेंड्स है, तो मान लो कि ये लिगेंड जो है हमने यहाँ पे इस तरह से मान लो लिगेंड हम यहाँ पे ले लेंगे, ये जो है ये 6 लिगेंड्स है, और यहाँ पे सेंटर में कौन है, मेटल कैटायन है। तो अब ये लिगेंड्स जो है इन सब के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इन लिगेंड्स के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो मान लो कि ये सभी के सभी लिगेंड जो है वो अपने अपने लोन पेयर के साथ में मेटल के अराउंड अप्रोच होना शुरू होते हैं। तो जैसे ये लिगेंड मेटल के अराउंड आते हैं, मेटल के साथ जो है इंटरेक्ट होने के लिए, तो ये लिगेंड अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं मेटल के अराउंड। ये जो लिगेंड्स है ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो इसको मैं बोल दूंगा कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में बोल देता हूँ इसको मैं EF। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अराउंड लिगेंड्स के कारण फॉर्म हो जाती है, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के कारण फॉर्म होती है। तो जैसे लिगेंड मेटल के अराउंड आते हैं तो ये मेटल के अराउंड क्या फॉर्म करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करते हैं। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सिंस मेटल के अंदर भी एक क्या होगा, मेटल का भी जो है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो कि अपन मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या होगी, एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसा मान सकते हैं अपन। तो सिंस लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर्स है, तो वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे मेटल के अराउंड। मेटल के अंदर भी ऑर्बिटल्स है, उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेटल की खुद की भी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जो अंदर वाला सर्कल है वो मेटल के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, और जो बाहर वाला सर्कल है वो लिगेंड के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। सिर्फ जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो कौन से नेचर का होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो शुरुआत में ये जरूर अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज यहाँ पे लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और वैसे भी हमने CFT में हम लिगेंड को नेगेटिव चार्ज मानते हैं, तो यहाँ पे लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मेटल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इनिशियली दिस इंटरेक्शन विल बी अट्रैक्टिव नेचर, विल हैव अट्रैक्टिव नेचर। तो यहाँ पे ये जो लिगेंड है और मेटल है ये इनिशियली अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, बट जब ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद यदि लिगेंड बहुत ही क्लोज जाता है मेटल के, तो अब उनमें क्या होगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगा। मेटल और लिगेंड्स में, या फिर मेटल और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स में, या उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक लिमिट के बाद, एक लिमिट तक अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट रहता है, पर यदि वो बहुत ही क्लोजली अप्रोच हो जाते हैं तो ऐसे केस में उनमें क्या होगा, रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेगी, और उससे रिपल्शन से क्या होगा, उस रिपल्शन से इन सभी d ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, ये d ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जो d ऑर्बिटल से इनकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये d ऑर्बिटल से पहला वाला, ये सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, एंड दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ। ऐसे ये पांचों d ऑर्बिटल, मतलब ये जो एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल से ये d ऑर्बिटल थोड़े से क्या होंगे, हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। क्यों ऐसा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लिगेंड एंड मेटल, और बिटवीन लिगेंड एंड मेटल डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। तो इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन से एनर्जी जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, d ऑर्बिटल की इंक्रीज हो जाती है। ओके, चलो अब ये जो d ऑर्बिटल से कौन से हमको पता है, ये जो d ऑर्बिटल है ये है dxy, दिस इज dyz, दिस इज dxz, ये होगा dx² माइनस y², और ये कौन सा होगा, dz²। ये सभी d ऑर्बिटल्स होते हैं, हमको पता है ये। तो जैसे ये रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन से ये d ऑर्बिटल थोड़े से
हाई एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे। वैसे तो अभी भी डिजनरेसी मेंटेन्ड है, मतलब अभी भी इन सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, इक्वल है, बट एनर्जी पहले से थोड़ी सी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में या उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में इस रिपल्शन से क्या होगी, उनकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। बट फाइनली जब कॉम्प्लेक्स बन चुका होगा तब इन ऑर्बिटल का क्या होगा, क्लोजली अप्रोच हुए और फाइनली कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तब क्या ये डी ऑर्बिटल ऐसे ही रहेंगे? नहीं, जब कॉम्प्लेक्स बन चुका होगा तो ये डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। कैसे और क्यों, ये हम देखते हैं। सिंस इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि जब फाइनली लिगेंड जब मेटल की तरफ अप्रोच होता है तो लिगेंड की डायरेक्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, उस लिगेंड का ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मेटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, और मेटल के डी ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है वो कैसे होता है। इन ओरिएंटेशन के बेसिस पे और उनके डायरेक्शन के बेसिस पे हमको पता चलेगा कि इनमें इंटरेक्शन किस तरह से होंगे और उस इंटरेक्शन से ये डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट अप होंगे। तो यदि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे मेटल है, तो लिगेंड का जो अप्रोच होता है एज फार एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न, लिगेंड जब मेटल की तरफ अप्रोच होता है तो वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच होता है। टेट्राहेड्रल में बिटवीन टू एक्सिस, बट ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस। तो जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच होगा तो वो अप्रोच जो है मेटल की तरफ वो होती है लिगेंड की अलोंग द एक्सिस। तो इनमें जो ऑर्बिटल्स लिगेंड की डायरेक्शन में आएंगे, मतलब जो ऑर्बिटल लिगेंड की डायरेक्शन से मैच करेंगे, जिन ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, मतलब जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर होंगे, उन ऑर्बिटल के साथ में लिगेंड का इंटरेक्शन ज्यादा होगा। क्योंकि ऑर्बिटल भी एक्सिस के ऊपर यदि हो और लिगेंड तो ऑक्टाहेड्रल में एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो उन ऑर्बिटल के साथ में लिगेंड का इंटरेक्शन और रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए उन ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जो ऑर्बिटल लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं है, मान लो कि वो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर नहीं है, बिटवीन द एक्सिस है, जबकि लिगेंड तो एक्सिस के ऊपर है, अलोंग द एक्सिस है, तब ऐसे ऑर्बिटल की इंटरेक्शन लिगेंड के डायरेक्शन से ऐसे ऑर्बिटल की डायरेक्शन यदि मैच नहीं करेगी तो उनका इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, उनका रिपल्शन उतना नहीं होगा, कम होगा, और इसलिए एनर्जी कम हो जाएगी। तो देखते हैं हम कौन से ऑर्बिटल लिगेंड के डायरेक्शन के से मैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये जो फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनमें एक कॉमन चीज होती है कि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं। इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर है, मान लो यहाँ पे अपन एक्स वाई की बात करें तो ये एक्स और वाई हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्बिटल। तो इस ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स होंगे फर्स्ट वाले के, उसके लोब्स कहाँ होंगे, एक्सिस के बीच में होते हैं। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में दी है तो वो डी एक्स वाई हो जाएगा। यदि वाई और जेड एक्सिस के बीच में है, यदि हम एक्सिस के नेम चेंज कर देंगे, मान लो इसको अपन ने वाई और जेड रखा तो वो डी वाई जेड हो जाएगा, और एक्स और जेड रखा तो डी एक्स जेड हो जाएगा। पर पहले 3 ऑर्बिटल में एक चीज कॉमन है, क्या, कि पहले 3 ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस के बीच में होते हैं। ठीक है, एक्सिस के नेम बदलेंगे बट ओरिएंटेशन वैसे रहेगा एक्सिस के बीच में। तो यदि वो डी एक्स वाई होगा तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होंगे, डी वाई जेड ऑर्बिटल के लोब्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में होंगे, डी एक्स जेड ऑर्बिटल के लोब्स एक्स और जेड एक्सिस के बीच में होंगे, बट एक्सिस के बीच में होंगे। ठीक है, जो तीसरा वाला ऑर्बिटल है दिस वन, इसके लोब जो है ये एक्स और वाई एक्सिस के, इसको अपन जनरली वाई लेते हैं, इसको एक्स कुछ भी ले सकते हैं वैसे, तो इसके जो लोब्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं। सिंस आपको पता है कि डी ऑर्बिटल लास्ट वाले को छोड़ के सभी डबल डंबल्स होते हैं, तो इनके जो डंबल्स होंगे वो एक्सिस के बीच में होंगे, और यहाँ पे भी डबल डंबल शेप है, पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है उसके डंबल्स, उसके जो लोब्स होते हैं, उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सिस के ऊपर होते हैं, अलोंग द एक्सिस। और लास्ट वाला जो डी ऑर्बिटल होता है, वो लास्ट वाला डी ऑर्बिटल जो है उस, ये जेड एक्सिस है, तो उसके भी लोब्स कहाँ होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं, पर उसमें एक इलेक्ट्रॉन की रिंग रहती है इस तरह से। पर एक्चुअली जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल कहाँ रहते हैं, एक्सिस के ऊपर रहते हैं। मतलब ये है कि लास्ट की जो 2 डी ऑर्बिटल्स है उनका ओरिएंटेशन, उनकी जो लोकेशन है वो एक्सिस के ऊपर है, और जो पहले 3 ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो लोकेशन है वो एक्सिस के बीच में होती है। तो ऐसे ही अपना अपने इनका ओरिएंटेशन फिक्स होता है। अब लिगेंड के बारे में यदि अपन देखें तो लिगेंड का जो ओरिएंटेशन है या लिगेंड की जो डायरेक्शन है मेटल की तरफ अप्रोच होने की, वो कहाँ पे है, अलोंग द एक्सिस। अब लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस है, और जो लास्ट के 2 डी ऑर्बिटल्स हैं इनके लोब्स भी, इनके ऑर्बिटल्स भी अलोंग द एक्सिस है। तो इट इज ऑब्वियस कि ये जो ऑर्बिटल्स है इनकी डायरेक्शन लिगेंड के डायरेक्शन से मैच कर रही है। लिगेंड्स भी कहाँ है,
अलॉन्ग द एक्सिस, जैसे मान लो अपन यहाँ पे लिगेंड को शो कर दें, मान लो यहाँ पे हमने लिगेंड को क्या कर दिया, शो कर दिया, तो लिगेंड भी कहाँ पे है, एक्सिस के ऊपर है। लास्ट के दो डी ऑर्बिटल भी कहाँ पे है, एक्सिस के ऊपर है। तो ऑब्वियसली लास्ट के दो डी ऑर्बिटल के साथ में लिगेंड का इंटरेक्शन, लिगेंड का रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन यदि ज्यादा होता है तो लास्ट के दो डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल जो है ये हो जाएंगे कहाँ पे, हाई एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे। कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे, क्योंकि इनका लिगेंड के साथ में रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। रिपल्शन ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि लिगेंड एक्सिस के ऊपर है और ये ऑर्बिटल भी एक्सिस के ऊपर है, तो इसलिए ऑर्बिटल की जो डायरेक्शन है वो लिगेंड के डायरेक्शन से मैच कर रही है। ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है, लिगेंड भी एक्सिस के ऊपर है, दोनों एक दूसरे के सामने सामने आ जाने से प्रॉपरली उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा होता है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, और रिपल्शन ज्यादा होने से एनर्जी क्या हो जाती है, इन ऑर्बिटल की ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर आएंगे। अब ये जो ऊपर वाला दो ऑर्बिटल आ गए, अब ये जो फर्स्ट थ्री ऑर्बिटल्स है, इन फर्स्ट थ्री ऑर्बिटल के लोब्स कहाँ पे, बिटवीन द एक्सिस है, जबकि लिगेंड जो है वो कहाँ पे है, अलॉन्ग द एक्सिस है। मतलब पहले तीन ऑर्बिटल के जो लोब्स हैं वो लिगेंड के डायरेक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं। लिगेंड एक्सिस के ऊपर है, अलॉन्ग द एक्सिस है, जबकि ऑर्बिटल अलॉन्ग द एक्सिस नहीं है। इसका मतलब लिगेंड के डायरेक्शन में ऑर्बिटल आएंगे ही नहीं, ऑर्बिटल का डायरेक्शन और लिगेंड का डायरेक्शन अलग अलग है। इस तरह से उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन उतना डोमिनेट नहीं होगा, वो रिपल्शन थोड़ा सा कम होगा, और रिपल्शन कंपैरेटिवली कम हुआ तो ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से जो पहले तीन ऑर्बिटल्स है ये कहाँ जाएंगे, लो एनर्जी लेवल पे जाएंगे। इस तरह से ये ऑर्बिटल जाएंगे क्या, लो एनर्जी लेवल पे। ये ऑर्बिटल कौन से होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो ऐसे करके जो पहले तीन ऑर्बिटल्स है, जो फर्स्ट थ्री ऑर्बिटल्स है, ये लिगेंड के डायरेक्शन में न होने के कारण लिगेंड के साथ में इन ऑर्बिटल का इंटरेक्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा, एनर्जी कम हो जाएगी। लास्ट के दो ऑर्बिटल जो है वो है अलॉन्ग द एक्सिस, लिगेंड भी कहाँ पे, अलॉन्ग द एक्सिस, दोनों के डायरेक्शन क्या है, सामने सामने है, मैच हो रही है। लिगेंड भी एक्सिस के ऊपर है, ऑर्बिटल भी एक्सिस के ऊपर है, लास्ट के दो, इसलिए लिगेंड के साथ में उनका रिपल्शन ज्यादा होगा और एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लास्ट के दो ऑर्बिटल हाई एनर्जी लेवल पे पहुंचेंगे और पहले तीन ऑर्बिटल जो है वो कहाँ जाएंगे, लो एनर्जी लेवल पे पहुंचेंगे। अब ये जो हाई एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स हैं इनको हम कंबाइंडली बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये सिमेट्रिसिटी के टर्म्स है, ईजी, T2G और बहुत सारे टर्म्स होते हैं सिमेट्रिसिटी में। तो इस तरह से ये जो दो डी ऑर्बिटल्स हैं इनको हम ईजी नाम देते हैं, और जो पहले नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम नाम देते हैं क्या, T2G। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो पूरा केमिस्ट्री का एक सेपरेट ब्रांच ही वो सिमेट्रिसिटी का, सो उसके हिसाब से ये टर्म्स हैं। अब इस लेवल पे उनका कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो डी ऑर्बिटल्स है ऊपर वाले, इनको हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल सेट, और लास्ट के तीन ऑर्बिटल का जो सेट होता है उसको अपन बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। तो ऐसे करके T2G और EG में ये डी ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं, जब फाइनली कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है उसके बाद, उस टाइम पे। मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर डी ऑर्बिटल इस तरह से दो एनर्जी लेवल्स में आपको दिखाई देंगे। कॉम्प्लेक्स बनने के पहले की ये सिचुएशन है, ये कॉम्प्लेक्स बनने की प्रोसेस में होती है, ये कॉम्प्लेक्स बनने के पहले की होती है, ये कॉम्प्लेक्स बनने की प्रोसेस में होती है, ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में होती है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मेटल के डी ऑर्बिटल डीजनरेटेड ना होके दो एनर्जी लेवल्स में हो जाएंगे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है, उस पर्टिकुलर स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं, दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस तरह की जो स्प्लिटिंग होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। कौन से फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। क्योंकि ये जो लिगेंड्स, ये 6 लिगेंड है ना, तो ये जो 6 लिगेंड्स की जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड बोलते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मेटल का स्प्लिटिंग हुआ डी ऑर्बिटल का, इसलिए उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और इन शॉर्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। ओके, अब इस पर्टिकुलर स्प्लिटिंग का जो एनर्जी लेवल है, ये जो पर्टिकुलर एवरेज एनर्जी लेवल, मतलब जो स्प्लिटिंग के पहले का जो ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल होता है, जिसको हम एवरेज एनर्जी लेवल बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बेरी सेंटर। इस एनर्जी लेवल को अपन क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर। ठीक है, दिस एनर्जी लेवल इज नोन एज बेरी सेंटर, का यूज करेंगे अपन बाद में। और इन दोनों एनर्जी लेवल के जो बीच का जो गैप है, इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप रहेगा, उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के बीच के गैप को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ओ, विच इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा ओ।
तो दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप होता है उस गैप को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये स्प्लिटिंग कैसे हुआ, ये चीज़ हमने यहाँ से इस पर्टिकुलर डिस्कशन से समझ लिया कि क्यों 3 ऑर्बिटल नीचे जाते हैं, क्यों 2 ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं, स्प्लिटिंग का पैटर्न ऐसा क्यों है, 3 और 2 में क्यों है, और कोई पैटर्न क्यों नहीं है 1 2 3 या 2 3 का पैटर्न क्यों नहीं है। तो इसका रीज़न आपको यहाँ से मिल गया कि ये जो ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल्स का और लिगेंड्स का, उस बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि कुछ ऑर्बिटल लिगेंड से ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, इसलिए उनका रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। कुछ ऑर्बिटल लिगेंड के डायरेक्शन में ना होने के कारण उनका इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं होता, इसलिए इंटरेक्शन कम, रिपल्शन कम, एनर्जी भी कम। तो 5 में से 3 की एनर्जी हो जाती है कम, जिसको हम बोलते हैं T2G सेट, और 2 की एनर्जी हो जाती है ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं EG सेट। तो ऐसे करके ये क्रिस्टल फील्ड जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये स्प्लिटिंग का पैटर्न होता है। ओके, अब इस पैटर्न में फाइनली हम जब डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे तो हम ये पहले वाले डायग्राम को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनने के पहले की सिचुएशन से, तो कॉम्प्लेक्स बन चुका है, इसलिए आगे का डिस्कशन सिर्फ इस डायग्राम से शुरू होगा। ठीक है, तो चलो आगे इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सो फाइनली स्प्लिटिंग होने के बाद ये कैसे दिखेगा, स्प्लिटिंग होने के बाद ये होंगे 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे, और यहाँ होंगे 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये जो है अब इसको अपन अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, T2G EG के फॉर्म में दिखाएंगे। तो ये जो है वो EG ऑर्बिटल्स है, और ये कौन से हैं, T2G ऑर्बिटल है। इनमें जो एनर्जी गैप होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस एनर्जी गैप को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डेल्टा O। ठीक है, ये एनर्जी जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे डेल्टा O। डेल्टा O जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा O, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि ये स्प्लिटेड ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ पे डेल्टा O बोला है, O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर, दिस इज नोन एज बेरी सेंटर। ठीक है, ये जो है वो बेरी सेंटर है, जो कि स्प्लिटिंग के पहले जो लेवल है उस लेवल को हम बेरी सेंटर बोलते हैं, या फिर एवरेज एनर्जी लेवल इसको हम बोलेंगे। तो ये होता है बेरी सेंटर। ना ऑर्बिटरली हम क्या करते हैं, बेरी सेंटर पे जो एनर्जी मानते हैं उसको ऑर्बिटरली 0 मान लेते हैं। एवरेज है वो, इन दोनों का बीच का सिचुएशन एवरेज है, इसलिए इसको अपन ऑर्बिटरली क्या मानते हैं, 0। ऑर्बिटरली का मतलब होता है कि हमने मान लिया उसको कि 0 है, सो दैट हम कुछ ना कुछ मीनिंगफुल डिस्कशन कर सके और इन एनर्जी लेवल को कुछ वैल्यूज दे सके, इसलिए हमने उसको मान लिया 0। तो यहाँ पे ऑर्बिटरली बेरी सेंटर को हम मान लेते हैं कि वहाँ पे एनर्जी कैसी है, 0 है, क्योंकि वो स्प्लिटिंग के पहले का सिचुएशन है, तो हमने उसको मान लिया 0। अब यहाँ पे एनर्जी यदि 0, ये पूरा एनर्जी लेवल है, पूरे दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है डेल्टा O, और बेरी सेंटर पे हमने मान लिया 0। अब यदि हम देखें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये कितना है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये कितना है, ये कितना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा O, ये पार्ट कितना है। तो एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा O, ये पूरा का पूरा जो एनर्जी डिफरेंस है ये डेल्टा O है। तो ये डेल्टा O का, इस पूरे डेल्टा O का ये पार्ट कितना है, तो एक्चुअली ये जो पार्ट होता है ये होता है -0.4 ऑफ डेल्टा O। मतलब ये डेल्टा O का 0.4 फ्रैक्शन होता है, 0.4 फ्रैक्शन होगा, मतलब ये होगा 2/5 पार्ट ऑफ डेल्टा O। ठीक है, अच्छा इसको नेगेटिव साइन क्यों दिया, क्योंकि ये जो लेवल है ये 0 के नीचे का लेवल है, और 0 के नीचे की वैल्यू को हमको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी बेरी सेंटर से एनर्जी डिक्रीज होगा ना, तो डिक्रीज जो है उसके लिए नेगेटिव साइन वहाँ देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से 0 के नीचे का लेवल है ये, इसलिए इसको नेगेटिव साइन देगा। और ये जो पार्ट है इट इज ऑब्वियस, तो बचा हुआ पार्ट जो है वो क्या होगा, 0.6, मतलब 3/5 पार्ट ऑफ डेल्टा। तो यहाँ से जो एनर्जी की डिफरेंस होती है, ये डिफरेंस होती है +0.6 ऑफ डेल्टा, या फिर +3/5 ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो ये डेल्टा O का कितना फ्रैक्शन है, 0.4 फ्रैक्शन है। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि 0 के नीचे का लेवल है। ये जो पार्ट है ये डेल्टा O का कितना है, 0.6 फ्रैक्शन है, मतलब, और इसको पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि 0 के ऊपर की वैल्यू। तो ऐसे करके ये जो वैल्यूज हैं ये फिक्स्ड होते हैं, दे आर फिक्स्ड। ओके, ये फिक्स्ड हो जाते हैं। तो ऐसे करके इस चीज को, ये जो वैल्यूज है, ये जो डायग्राम है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए पर्टिकुलरली ये फिक्स्ड होता है।
वैल्यूज भी सब फिक्स्ड होते हैं। आगे जो डिस्कशन होगा उसमें सब इसी वैल्यूज को हम यूज करेंगे। ओके, तो T2G लेवल जो है वो बेरी सेंटर से कितना नीचे होता है, डेल्टा ओ का 0.4 फ्रैक्शन, और बेरी सेंटर से EG लेवल जो है वो कितने से इंक्रीज होता है उसकी एनर्जी, 0.6 फ्रैक्शन ऑफ डेल्टा। तो ऐसे करके ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि वैल्यूज कैसे होते हैं, टर्म्स कैसे होते हैं, स्प्लिटिंग का ये पैटर्न कैसे होता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होती है, स्प्लिटिंग रीजन क्या है उसका, और किस तरह से वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला जो वीडियो हम देखेंगे इस CFT का, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जब अपन CFT का डिस्कस करेंगे तब हम इन पर्टिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एंटर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G और EG के कैसे डिसाइड होते हैं, T2G और EG लेवल्स में डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के केस में कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो T2G और EG का कैसे डिसाइड होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होंगे T2G और EG में एज फार एज दिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न, ये हम डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा।